नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज से हम एनसीईआरटी साइंस क्लास की सीरीज़ चालू करेंगे, जिसके तहत हम क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के साइंस को जो है वो कंप्लीट करेंगे। और ये फास्ट रिवीजन की तरह ही होगा, जिससे कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स को हम जल्द से जल्द रिवीजन कर पाएँ और आगामी परीक्षाओं में बिहार के मद्देनज़र हम बेहतरीन परफॉर्म कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण होंगे हम उसे पढ़ लेंगे, क्योंकि आमतौर पर इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में। तो शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा, देखें, ये क्वेश्चन हाल ही में बिहार दरोगा में पूछा गया था कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल की अभिक्रिया से किस चीज़ का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन अभी डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछा गया था बिहार दरोगा की परीक्षा में। दानेदार जस्ते पर तनुक सल्फ्यूरिक एसिड। दानेदार जस्ते क्या, किसी भी जब मेटल पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसी भी मेटल में हम मेटल पे जब एसिड डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और इस हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करते हैं? तो उसके ऊपर जो है माचिस की तिल्ली या कुछ भी जब हम जलाते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण के तहत जो महत्वपूर्ण है बस उतना ही करेंगे हम। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रासायनिक एक समीकरण है कि कैसे बनते हैं। बहुत बेसिक है ये। अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखना सिखाया गया है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये कुछ रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है मिलकर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो आमतौर पे ज़्यादातर जितने भी मेटल है उसके साथ जब भी हम एसिड का रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होना बिल्कुल निर्धारित होता है। अब आते हैं, ये इसका रिएक्शन है, ये इसका रिएक्शन है जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्ट कभी या इनडायरेक्ट तौर पे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं उसी तरह से फेरस के साथ जब वाटर का रिएक्ट कराया गया तो ये रिएक्शन हुआ। ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें बैलेंस करना सिखाया जा रहा है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं संकेत लिखना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये रिएक्शन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में है को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो CH3OH का निर्माण होता है। ठीक है, और CH3OH का निर्माण होता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को H2O यानी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के मौजूदगी में, तो ये हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला याद रखना, ये कई बार पूछे गए हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज। इससे बिहार में कई बार परीक्षाएं पूछी गई है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कई बार पूछ दिया था कि किसकी मौजूदगी में कराते हैं, तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सूर्य के प्रकाश में जब हम कराते हैं तब ये जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इसके अलावा कुछ कुछ जो है बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है, लेकिन मेन जो है हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। अब आगे आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तो एक है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब शब्द से ही क्लियर है कि इसमें जो है संयोग होता होगा, जुड़ता होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये सारे टर्म जो है इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि ये रिएक्शन पूछ दे, लेकिन ये जो इससे पूछ लेता है कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है, तो CaO को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो
CaOH का होल 2 बिना बुझा हुआ चूना का जो है निर्माण होता है। जब बिना बुझा हुआ चूना को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। ऐसे ध्यान रखेंगे कि इसमें वाटर जैसा कोई नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बिना बुझा हुआ है। और जब हम इसमें वाटर डाल देते हैं, हाइड्रोजन यानी कि वाटर वाले कंपोनेंट आ जाते हैं, तो ये बुझ जाता है या बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। CaO जो है ये बिना बुझा हुआ चूना है, और CaOH का होल 2 ये जो है बुझा हुआ चूना है। ये जितने मैं बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आमतौर पे पूछे ही जाते हैं। अब ऊपर से देखिए, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो है इसका उपयोग हम दीवार का जो कलर करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित सॉरी ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना जो है के विलयन का उपयोग जो है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यानी कि ये जो बुझा हुआ चूना है ये जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि सॉलिड होता है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर जो है चमक आ जाती है। और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग ये है, जो कि NCERT ने खास तौर पे अलग से बताया है, कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र भी है वो भी कैल्शियम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, CaCO3। यानी कि जो हम चूना करते हैं, बुझा हुआ चूना को जब एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी वो कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है, और संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। अब देखिए, ये जो हम चूना कराते हैं इसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस में एयर में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करा के कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, और इसके अलावा वाटर का जो है निर्माण होता है। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ें जानने लायक हैं कि CaO जो है बिना बुझा हुआ चूना है, CaOH2 जो है बुझा हुआ चूना है, और संगमरमर का जो फॉर्मूला है वो CaCO3 है। संगमरमर संगमरमर का जो फॉर्मूला है वो CaCO3 है। अब आगे आते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, जिसमें रिएक्शन के बाद ऊष्मा निकलता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि श्वसन जो है, ये देखिए महत्वपूर्ण है कि श्वसन कैसे अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, यानी कि उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। अब आते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, C6H12O6। ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्ट कराया जाता है और वाटर के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का जो है निर्माण होता है। इसमें जो है एनर्जी का निर्माण, और यही एनर्जी हम यूज करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हम खाने या अन्य माध्यमों से लेते हैं, ऑक्सीजन हम सांस के माध्यम से लेते हैं, और वाटर जो हम पीते हैं उसके माध्यम से। और जब ये रिएक्ट करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसके अलावा वाटर का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा, और यही ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये ध्यान रखेंगे कि साग सब्जियों का जो कंपोस्ट बनते हैं ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा का निर्माण होता है। अब आते हैं उसी तरीके से वियोजन, संयोजन के बाद वियोजन यानी कि अलग होना, टूटना, यानी कि ये एक रहेगा और इसे टूट करके दो चीज़ें बनेंगी या दो से ज़्यादा। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ, चलिए वो तो पूछ रहा है। अब आते हैं फेरस सल्फेट यानी FeSO4
को जब हम उष्मा दे के रिएक्ट कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वो निर्माण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये जो FeSO4 था एक था और इसे टूट करके जो है ये 2 से 3 चीज़ों का निर्माण हुआ, इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक सीमेंट के निर्माण में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसका निर्माण जो है सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा जब वियोजित करता है यानी तोड़ता है तो उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, और ऊष्मा जब ये तोड़ेगा तो उसमें वियोजन कहते हैं। जैसे ये चूना पत्थर है CuCO3 और यही संगमरमर का भी फॉर्मूला था CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम ऊष्मा के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये वियोजित कर देगा और इससे जो है एक बुझा हुआ चूना और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देगा। तो ऐसे अभिक्रिया को जो है ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। खैर आपको जो है ये जो यहाँ पे लिखे हैं मैंने इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इसमें से बीच बीच में से कुछ चीज़ें निकाल कर पूछ दी जाती हैं। अब आगे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये भी बिहार में पूछ चुका है 1 से 2 बारी। जैसे सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड जो है वो धूसर रंग का जो है होकर सिल्वर धातु बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है यानी ग्रे कलर का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड क्या होता है यानी AgCl जो है ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। Ag अलग हो जाते हैं, Cl अलग हो जाते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, ये धूसर रंग का बन जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से टूटता है, Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में ही। अब ऊपर देखते हैं ये जो रिएक्शन है AgBr, जैसे इससे क्वेश्चन पूछेंगे। AgBr वाला जो रिएक्शन है इससे हम ब्लैक एंड वाइट जो है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है AgBr का। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है AgBr। फोटोग्राफी में किसको यूज किया जाता है, AgBr को। अब आते हैं जैसे ऐसे भी देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। सफेदी करने के लिए किसका यूज कर देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर रहे थे, ऊपर हमने पढ़ा था। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आप विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब उसे किसी चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर देना, उसे अपने स्थान से हटा देना। जैसे देखिए जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो इस कॉपर को विस्थापित करके डिस्प्लेस करके इसने जो है इसके साथ SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। ऐसे रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह से प्लम्बेट जो है कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके प्लम्बेट क्लोराइड बनाता है और कॉपर को अलग कर दिया, इसे विस्थापित कर दिया। विस्थापित कौन किसको करता है, तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी चार्ट देखना होगा। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा वो कम रिएक्टिविटी वाले को विस्थापित कर देता है। हाइयर रिएक्टिविटी वाले पदार्थ जो भी एलिमेंट्स हैं वो लोअर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब आगे आते हैं। उसी तरह से द्विविस्थापन है। एक बार तो विस्थापन हमने देख लिया कि बस इसने कॉपर को ही डिस्प्लेस किया। अब देखते हैं द्विविस्थापन की बात। तो यहाँ पे देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। SO4 को Na से अलग हुआ डिस्प्लेसमेंट, Ba के साथ Cl2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये दोनों जो है आपस में मिल करके BaSO4
बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे रिएक्शन को कहते हैं। खैर इससे ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं, अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी सबसे पहले हाँ, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड कहाँ गया, यहाँ पे देखिए कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ जा रहा है, तो ऐसे को ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाए उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन, सिंपल है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। जैसे इसमें देखिए कॉपर में पहले से ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अब जो है कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो इसे अपचयन कहेंगे, इसे उपचयन, इसे अपचयन, और इंग्लिश में इसे ही रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन, इसे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, और कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं एक ही रिएक्शन में, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था कॉपर के पास, यहाँ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया गया, तो अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से हट गया इसके पास से, तो इसका तो रिडक्शन हो गया, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास जाकर के ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि इस एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आगे आते हैं, अब दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए आप, संचारण, संचारण में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को ही जो है संचारण कहते हैं। खराब होना सीधा सीधी कहें तो, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के उदाहरण है। सीधा सीधी कहें तो किसी चीज़ का खराब होना संचारण कहलाता है, उसके इन्वायरमेंट के संपर्क में आने के कारण, या तो वो एसिड के कारण या अगल बगल की ह्यूमिडिटी के कारण या इन्वायरमेंट के कारण, तो ऐसी इसी को जो है संचारण कहते हैं। जैसे देखिए कार के जो ढांचे हैं, पुल है, लोहे की रेलिंग है, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बने वस्तुओं की बहुत क्षति होती है संचारण के कारण। जैसे जंग लगने के कारण जो है चीज़ें खराब होने लगती है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है, इसलिए इसको क्या करते हैं ना, इसमें जो है लोहे के ऊपर हमने जस्ता लेपन यानी जिंक का जो है लेपन चढ़ा देते हैं, जिससे जो है ये जल्द से जल्द संचारित नहीं होता है और बहुत समय तक चलता है। अब आते हैं विकृत गंधिता, तो वहाँ पे जो है एलिमेंट्स या धातु पे जो है संचारण हो रहा है, यहाँ पे खाने वाली चीज़ें और इस तरीके की चीज़ों को जो खराब होती है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे देखिए वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है, तो खराब होने लगते हैं। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय जो है तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन रोकने के लिए इस तरह का कोई एलिमेंट मिला दिया जाता है जिससे कि वो ऑक्सीडेशन ना हो उसमें। जैसे कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। एयर टाइट बर्तन में जो है हम सामान को रखते हैं। उसी तरह से चिप्स जो हम पैकेट में खाते हैं, इसकी थैली में ऑक्सीजन को हटाकर, ऑक्सीजन रहेगा तो रिएक्ट कर जाएगा जिससे वो जल्द से जल्द विकृत गंधिता हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये जैसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा कि खाने वाली चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरा जाता है। ठीक है, ये समाप्त हो गया।
तो इस तरह से एक चैप्टर हमने कर लिया और जितना मैंने बताया बस इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। पूरी किताब नहीं पढ़नी होती है, बस इतना ही पढ़ना होता है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।